हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। तो आप जानते हैं धातु और अधातु में हमने बच्चों धातु और अधातु के सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और केमिकल रिएक्शंस थी वो सारी हमने पढ़ ली थी, यानी कि उनके सारे भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, साथ ही हम पढ़ रहे थे अकरेंस ऑफ मेटल। ये जो मेटल्स है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी, तो वो जो मेटल्स है वो अक्कर कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो हमने पढ़ा कि वो जो है अर्थ क्रस्ट और सी वाटर से हमें मिलते हैं। तो किस फॉर्म में रहते हैं वो हमें ओर की फॉर्म में मिलते हैं। उनको फिर आगे प्योरीफाई किया जाता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, फिर बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की थी कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बात करें हम कॉपर, तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। वहीं जो मेटल है जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे कि हम बात करें जिंक है, आयरन है, लेड है, तो ये जो है ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो इनको कैसे हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको कैसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि ये कभी भी, ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। जैसे जैसे फ्री स्टेट में कैसे होंगे, ये हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में या ऐसे ही हमेशा प्रेजेंट होंगे। चलो, तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से सेपरेट किया जाता है, या हम कहें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वही हमने बात की थी कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया, इन्हें ये दो तरह के से मिलते हैं। एक तो कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। तो सल्फाइड की फॉर्म में अगर मिलते हैं तो उन्हें रोस्टिंग करके फिर ऑक्साइड बना करके रिड्यूस कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, क्या करके? देखो, रोस्ट करके और कार्बोनेट को कैल्सिनेशन वाली प्रोसेस से हो करके, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीट करके। सिंपल सी बात है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ हीट करके और कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन के साथ हीट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। उन ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, फिर हमें मेटल मिल जाता है। उस मेटल को प्योरीफाई किया जाता है आगे। वहीं अगर लो रिएक्टिविटी वाले हमारे जो मेटल्स हैं, उन वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। उनको रोस्ट करके, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीट करके हम क्या करते हैं, ऑक्साइड बना करके रिड्यूस करके मेटल हमें मिलता है। उसको बाद में रिफाइन किया जाता है, फिर ऐसे हमें मेटल मिलता है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। जो हमारे ओर में जो हमारा पर्टिकुलर मेटल है, वो 90% अगर है तो 10% हमारे क्या होंगे, इम्प्योरिटीज भी होंगी। और वो जो इम्प्योरिटीज है उन्हें ही गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है या गैंग कहा जाता है। तो इन गैंग को हम सेपरेशन टेक्निक्स के द्वारा सेपरेट करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन कोई एक टेक्निक है, उसके द्वारा हम इनको सेपरेट करते हैं। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक से किया जा सकता है। गैंग की स्पेलिंग यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे थे कि जो हमारे लो मेटल्स हैं, लो है एक्टिविटी सीरीज में, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे Cu2s था, सिनोबार था, ठीक है, तो क्या किया जाता है, पहले हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर ये ऑक्साइड बनाता है, फिर इसको क्या किया जाता है बच्चों, रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि हमें हमारा मेटल जो है वो मिल जाता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर कॉपर ओर के साथ भी किया। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं जो हमारी मिडिल एक्टिविटी सीरीज, यानी कि मिडिल में जो मेटल्स हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। उन्हें भी ठीक इसी प्रकार से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखो, पहले हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, फिर यहाँ पर हम उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस करके हमें हमारा जो मेटल चाहिए वो मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो एक बार इसे देख लीजिए, यहाँ तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर आगे हम बढ़ेंगे, पहले इसे आप एक बार देख करके नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिडिल सीरीज में जो मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं नेचर में, है ना। उनका नेचर क्या होता है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, फिर वो
फिर ये क्या हमारे लिए इजी है मेटल से ऑक्साइड ऑब्टेन करना। तो ये जो सल्फाइड है, कार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जो सल्फाइड ओर है, इनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, कैसे, हीट करके। हीट करके कैसे बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर के साथ हीट करके। और ये जो प्रोसेस है जहां पर एयर के साथ इसे हीट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। और जहां पर एयर की एब्सेंस में इसे हीट किया जाता है, हीट तो किया जाता है लेकिन वहां पर कोई एयर यानी कि हम कह रहे हैं कोई ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पर हीट किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाई जाती है हमारी कैल्सिनेशन। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या किया, जो कार्बोनेट ओर थे ये चेंज हो गए ऑक्साइड में हीट करके, सल्फाइड ओर थे वो भी चेंज हो गए ऑक्साइड में हीट करके एयर की प्रेजेंस के साथ। अब ये जो मेटल ऑक्साइड थे इनको रिड्यूस कर दिया जाता है बाय रिड्यूसिंग एजेंट, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, वो कार्बन हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, इसे रिड्यूस करेंगे हम कार्बन से तो मिलेगा हमें जिंक मेटल। ठीक, अब ये जो रिडक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पॉसिबल है। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें समझना है। देखो हमने कहा कि यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब रिडक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वारा भी पॉसिबल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि रिडक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वारा भी पॉसिबल है। पर जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। बिकॉज क्योंकि ये क्या करते हैं, जो लोअर रिएक्टिविटी मेटल होते हैं अपने उनके कंपाउंड से उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। अब दूसरी चीज जैसे हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट किया हमने एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम क्या हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जो लोअर रिएक्टिव मेटल है उसको क्या करेगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। देखो इसने इसको हटा करके यहाँ पर ये खुद आ गया O3 के साथ। देखो सिंपल सी बात तो है, यहाँ पर ये खुद आ गया। चलो फिर क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक। अब बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या, हाईली एक्सोथर्मिक, क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। सो मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन स्टेट, इसलिए मेटल जो है वो मॉल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड जिसे हम Fe2O3 कहते हैं विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अच्छा, जो रेलवे ट्रैक्स यानी कि रेलवे की जो पटरियां होती है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, रेलवे जो पटरी है उनको चिपकाने के लिए आपस में किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, या कोई मशीन पार्ट टूटा हुआ है, क्रैक हुआ है, तो उसको जोड़ने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ जो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है। क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये मॉल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है बच्चों उन्हें थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप देख लो, आयरन थर्ड ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये मिलेगा हमें आयरन, और Al2O3 साथ में हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जो हीट रिलीज करते हैं, और एंडोथर्मिक यानी कि जो हीट अब्सॉर्ब करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है ना, हीट निकल रही है, बाहर निकल रही है हीट, तो वो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। और किसी रिएक्शन के दौरान हमें हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन में, तो रिएक्शन द्वारा हीट क्या की जा रही है, अब्सॉर्ब की जा रही है। इस तरह की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में। ठीक, चलो, तो हीट रिलीज होने की वजह से मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, जिस वजह से इसको जो है रेलवे ट्रैक या क्रैक्ड मशीन्स को जोड़ने में भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कही जाती है थर्मिट प्रोसेस, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है, यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन कई बार इससे पूछा जाता है। ठीक, चलो इतना आपको नोट कर लेना है थर्मिट रिएक्शन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि थर्मिट प्रोसेसेस क्या होती हैं या थर्मिट रिएक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक, साथ में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, जहां पर किसी रिएक्शन के दौरान या किसी प्रोसेस के दौरान हीट क्या होती है, रिलीज हो रही है।
ठीक है, इसको ऐसे हम बता सकते हैं, जैसे तो ये कोई फ्लास्क है हमारे पास, ये भी कोई फ्लास्क है हमारे पास। अब एक में क्या हो रही है, जो हीट है ये क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस तरह की प्रोसेस कही जाएंगी एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना एग्जॉस्ट फैन। हालांकि दोनों में कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, एक्सोथर्मिक या एग्जॉस्ट फैन में, पर हम याद रखने के लिए समझ सकते हैं। जैसे एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो क्या करता है, अंदर की जो भी क्या होती है, अंदर का जो भी धुआं होता है या जो जो भी चीजें होती है अंदर की, ठीक है, जैसे हम किचन में लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन, तो तेल का धुआं जो होता है या खाना बनाते समय जो भी धुआं आता है, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है। तो वैसे ही याद रखते हैं, रख सकते हैं हम एंडोथर्म सॉरी एक्सोथर्मिक को, एग्जॉस्ट से एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक भी क्या करता है, हीट बाहर रिलीज करता है, जबकि जो हमारा एंडोथर्मिक, एंडो यानी कि अंदर, है ना, एंडो, तो ये क्या करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग से, या किसी रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, तो जहां रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है तो वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे प्लस हीट तो रिलीज हो रही है ना रिएक्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ क्या लिखते हैं बच्चों, हम उत्पाद लिखते हैं यानी कि प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या क्या भी निकल रहा है, हीट भी निकल रही है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं, जो टॉप में होते हैं एक्टिविटी सीरीज में होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलो या एक्टिविटी सीरीज बोलो, टॉप में कौन से मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अब जैसे अभी तक क्या हमारे जो कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उनमें हमने क्या पढ़ा कि इनको क्या किया जाता है, हीट करके कार्बन के साथ ऑक्साइड बना दो, फिर ऑक्साइड से सॉरी पहले क्या करते हैं हम, हीट करते हैं रोस्टिंग या कैल्सिनेशन प्रोसेस से, हीट करके ऑक्साइड बना दो, ऑक्साइड को रिड्यूस कर दो या कार्बन के साथ हीट करके जो है फिर हम उसको रिड्यूस कर दे बाद में। इस तरीके से भी हमारा मेटल हमें मिल जाता है ना। लेकिन ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, यहाँ पर कोई ये सारा ये भी जो जो अभी तक हमने पढ़ा वो यहाँ पर काम नहीं आता। जैसे यहाँ पर जैसे कार्बन है, कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो कार्बन जो है इनके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी है कार्बन से, ठीक है, इसीलिए ये नहीं कर सकते। तो रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजन भी आपको नोट करना है, अभी आप नोट करेंगे इसको। चलो अब आगे देखते हैं, दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में, तो हमने क्या कहा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है और सबसे इजी मेथड भी होता है ना, सबसे इजी मेथड भी होता है। तो इनका मेथड जो है, जिस मेथड के द्वारा इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या है मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बाकी अभी तक जो हमने मीडियम रिएक्टिविटी या लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के लिए पढ़ा, उनके लिए हमने एक लंबा चौड़ा प्रोसेस पढ़ा था, है ना, पहले ये करना है, ऑक्साइड बनाना है, रोस्ट करना है, फिर रिडक्शन करना है कार्बन के साथ हीट करके, तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ा था। तो यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारी प्रोसेस है या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर में बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात भी की थी, ठीक। और आप हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो वहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड। तो इनके जो मॉल्टन क्लोराइड है उनके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें ये प्राप्त होते हैं। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब देखो मेटल जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है, कैथोड जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एंड क्लोरीन इज लिबरेट एज, और क्लोरीन लिबरेट होती है एनोड पर जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखो ये रहा सोडियम,
ये रहा क्लोरीन एनोड पर। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम भी हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही मिलता है। सिंपल सी प्रोसेस है। चलो तो देखो, अगर हम बात करें, देखो Na यहाँ से निकल करके यहाँ इस रॉड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जो पॉजिटिव वाली रॉड है, Na क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ इस रॉड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जिस वजह से ये जो रॉड है ये क्या होती रहेगी बच्चों, थिक होती रहेगी। ठीक है, जितना ज्यादा ये प्रोसेस चलती रहेगी उतना ज्यादा यहाँ पर ये जो मेटल है वो डिपॉजिट होगा और ये रॉड होगी थिक। अब इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, चलिए इतना आपको चलिए इतना पहले आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने ली दो रॉड, एक है हमारी एनोड जो कि है पॉजिटिवली चार्ज और एक है कैथोड जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर लिया हमने NaCl, मॉल्टन NaCl लिया। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे या करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने से क्या होगा बच्चों, ये जो NaCl था हमारे पास, ये NaCl था, ये क्या होने लग जाएगा, ये ब्रेक होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा, यानी कि टूटने लग जाएगा। टूटने कैसे लगेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये ब्रेक होगा। सिंपल। अब ये जो Na पॉजिटिव ब्रेक हुआ ये चला जाएगा हमारे कैथोड पर। ठीक है, और ये जो Cl नेगेटिव हुआ ये चला जाएगा हमारे एनोड पर, इस तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक, चलो नोट भी आपने कर लिया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं। अब ये जो मेटल हमने अलग तो कर लिया, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसे कहा जाता है। पहले इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के बारे में तो हम समझ गए, जो कि एक सिंपल प्रोसेस थी। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में करते हैं बात। प्रोड्यूस बाय रिडक्शन are not very pure. So the metal produced by reduction are not very pure. तो जो ये मेटल्स होते हैं, जो अभी हमने पीछे मेटल्स देखे थे, है ना, देखे थे अलग अलग मेटल, तो उन्हें रिडक्शन के द्वारा क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट करके हमने अलग, जैसे जिंक था या कॉपर था वो हमने अलग अलग निकाल लिया था, अलग अलग हमें मिल गया था। लेकिन बच्चों रिडक्शन से हमने उसको क्या किया था, अलग किया था। लेकिन रिडक्शन से जो मेटल बनते हैं, जो मेटल अलग किए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, या रिडक्शन से जो मेटल मिलते हैं हमें, वो इतने ज्यादा प्योर नहीं होते। वो इतने ज्यादा नॉट वेरी प्योर, इतने ज्यादा प्योर नहीं होते। तो उनकी की जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इससे हमें प्योर वो मेटल मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड की बात करें कि हमें बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलो ऐसा समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं, है ना, कि प्योर मेटल के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमने क्या किया, जैसे अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो उसी की हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, रॉड ले लेंगे, कैथोड रॉड। तो क्या होगा, बैटरी से करंट पास करेंगे, यहाँ पर Cu क्या होगा, इस रॉड पर डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे कि ये रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज इस तरीके से अलग यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सिंपल। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। अच्छा, ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है इस मेथड को, जो इम्प्योर मेटल है उनकी रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, मेटल सच एज कॉपर, जिंक, Sn, Ni, Ag, Au, ये सारे जितने भी मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो ये निकल, ये जितने भी हमारे सारे मेटल हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलिटिकली इन्हें रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। तो impure metal जो है वो एनोड बनाता है, और जो ये thin strip है प्योर मेटल की, ये कैथोड बनाता है। और सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेटल सॉल्ट का एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो ये थी यहाँ पर बात इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। ठीक है,
चलो तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है कॉपर की। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।